बात में कि वैक्सीन कितनी सेफ है। ठीक है ना बात? मतलब अगर एक चीज इसमें सच है तो सारी सच है, और ये सारी की सारी मीडिया ने ही आप लोगों को बताई। तो जब देश में भूखमरी नहीं थी, लेकिन इस बात को प्रचारित किया गया मीडिया अखबारों के माध्यम से कि भैया भूखमरी है और हम लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए ये फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, ये बात प्रचारित की गई। गांव के किसान ने फर्टिलाइजर डालने से मना कर दिया, तो कंपनियों के एजेंट्स आकर के खेत में जबरदस्ती वो छिड़काव को मार जाते थे, उसमें फर्टिलाइजर डाल जाते थे। हुआ आपके यहाँ कभी खेती में किसी के यहाँ हुआ हो? शुरू में हमारे वहां क्या हुआ, फर्टिलाइजर मार दिया और उसी खेत की मेड पर यानी कोने में कहीं पर वो जो कट्टा था उसका, जो ब्रांड का, जिस ब्रांड का वो फर्टिलाइजर था, वो कट्टा दबा दिया धरती में कंपनी वाले ने। तो जब फसल हुई बड़ी तो वो एक हिस्सा जो है वो पूरा हरा हरा है। जैसे होता है ना, नया नया जिम मारना शुरू करे बच्चा और प्रोटीन वाला वो पाउडर खाने लग जाए, वो स्टीरॉइड वाला, और वो शरीर ऐसे फूल के हो जाता है, हमें लगता है बॉडी बन गई, और जैसे ही खाना बंद करता है फिर से वैसे ही हो जाता है ना। ये काम जमीन के साथ हुआ, वो स्टीरॉइड दिया और वो एकदम से फसल ज्यादा लंबी, ज्यादा घनी, ज्यादा हरी हुई। तो लोगों ने सोचा यार कमाल की फसल हो गई इस हिस्से में। तो फिर वो जो कंपनी का आदमी था वो आके मालिक से बात कर रहा है, बड़े अच्छी फसल है आपकी तो खेत में। हाँ बड़ी अच्छी, परमात्मा की दया नहीं है, ये देखो ये कट्टा मैं मार के गया था रात, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि कितना फायदा है। और फिर किसान ने फर्टिलाइजर को अपनाना शुरू कर दिया। ये फर्टिलाइजर कंपनियां किस कंपनी की हैं, कोई आइडिया है? चलिए बताएंगे इसको। अब इसी तरह से जब कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध में किसको फायदा है? दंगे होते हैं तो किसको फायदा है? हथियार बिकते हैं तो किसको फायदा है? जिसको फायदा होगा वो तो चाहेगा ना होता रहे ये काम। अब किसी की दवाई बनाने की फैक्ट्री है, वो कभी चाहेगा कि आप स्वस्थ रहो? भाई उसका घर किस चीज से चलेगा? उसकी फैक्ट्री आपके बीमार रहने से चलेगा ना, है कि नहीं? भाई इसको समझिएगा। अच्छा, आप अपने गांव में ही पढ़ने लग जाओ, अपने गांव में ही काम करने लग जाओ, और खेत में मतलब अपने ही पशुधन का इस्तेमाल करने लग जाओ, खाने पीने के लिए भी अपने घर में दूध घी से बने पदार्थ खाने लग जाओ, तो जो तेल कंपनियां हैं वो तो बंद हो जाएंगी। नहीं, आपको पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, बाजार आपका गांव में हो, उत्पादन आपका गांव में हो, सारा हाथ से हो, पेट्रोल डीजल की जरूरत ना पड़े, तो पेट्रोलियम कंपनियां नहीं मर जाएंगी क्या? बताइए। इराक के ऊपर अमेरिका ने जब अटैक किया तो इराक के जो तेल के कुएं थे, 70% तेल के कुओं पर अमेरिका का कब्जा हो गया। आपको ऐसा दिखता है ना? अमेरिका ने कब्जा कर लिया, लेकिन असल में अमेरिका ने कब्जा नहीं किया। जैसे आपको अभी देश में लगता है कि भाजपा की सरकार है, लेकिन असली सरकार किसकी है? अडानी की। असल में जो मालिक है वो अडानी है। एक भी पॉलिसी, एक भी कानून अडानी की मर्जी के बिना पास करने की औकात नहीं है इस आदमी की। और एक भी एमएलए, एक भी एमपी और एक भी कोई जिला पार्षद, सरपंच से लेके एंड तक किसी भी सहयोगी पार्टी के किसी प्रतिनिधि की औकात नहीं है एक भी बात पर सवाल उठाने की। ऐसा ही है ना? जनप्रतिनिधियों की बात अब 2024 के चुनाव के लिए मैं पहले से आपको घोषणा करके दे रहा हूं, पहले से घोषणा कर रहा हूं। अगर भविष्य में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, और अगर वो आपके दिमाग में है और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता है, 100% चुनाव हारेगा वो। ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो
जनप्रतिनिधि है और जनता की भावनाओं के अनुरूप बात करता है। अब की बार 2024 में हर वो व्यक्ति चुनाव हारेगा, क्योंकि ईवीएम की सेटिंग है। उनको पता है कि गधों को ही लेकर आना है, गधा किसी पार्टी से हो, समझ गए ना, गधा किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पार्लियामेंट क्योंकि बाद में खरीद लेंगे। उनको ये थोड़ा अभी से थोड़ा आप जनता है, जनता तो इतनी पागल समझते ही है वो जनता को तो कि ये तो जिसको मर्जी वोट दें, हम लोग पार्टी को खरीद लेंगे, है ना। 2/3 पार्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची तो छापनी है इन्होंने कौन सा उनको सोना चांदी देना है, पर्ची छाप के डिजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं उनके नाम पर, छोटी बात खत्म। आपका घर छुड़वा करके, आपका घर कुड़की करवा के उसमें उनके नाम फ्लैट कर देंगे, क्या दिक्कत है उनको? तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जनता अपने हक की आवाज उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है। तो जैसे अभी बताया कि यहां पर अडानी की सरकार है, वैसे ही जब रॉकफेलर फैमिली ने तेल के कुएं अपने सारे के सारे कब्जे में ले लिए, जितने अमेरिका ने लिए थे, तब पता चला कि असल में तो अमेरिका के अंदर रॉकफेलर फैमिली की सरकार है। इंग्लैंड में रॉथस्child चलता है, कहने को रानी दिखाई देती है, कहने को पार्लियामेंट है। इसी तरह से फिर डिटेल में जाकर के पता चलता है उस तरह की तेल के कुएं तो हैं ही, तेल से तो जितना सामान निकलता है, चाहे सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, फिर ये गरोजा है, कोलतार है, या फिर लुब्रिकेंट है, ये सारे के सारे का पैसा किसको मिलेगा? रॉकफेलर फैमिली को। आप हर जगह यूज कर रहे हो कि नहीं? और सब यूज कर रहे हो। जब वो सारा शोधन हो गया और वो केमिकल बचा लास्ट में, उसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो डलता है फर्टिलाइजर्स में और फार्मा कंपनियों की ड्रग्स में। तो आपको जानकर बड़ा मजा आएगा कि दुनिया में जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, दुनिया में जो टॉप की फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, सबके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? रॉकफेलर फैमिली। और ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में जो टॉप फार्मा कंपनियां हैं, सारी फार्मा कंपनियों का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। और ये जानकर बड़ा मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि फ्लेक्सनर कमीशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी रिकमेंडेशन पर WHO बना था, वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने ही फंडिंग किया था। और फिर ये भी मजा आएगा आपको जानकर जब आप गूगल करेंगे कि भारत में हरित क्रांति के रिकमेंडेशन भी रॉकफेलर ने दी थी। समझ गए? मतलब खेत में जहर डालो, दिमाग में डालो, समाज में डालो, पेट्रोल डीजल से आप पर्यावरण में डालो, जितना प्रदूषण फैलाओ, सबका मालिक एक है ना। समझ रहे हैं ना? और वो है रॉकफेलर फाउंडेशन। पैसे वाले मसले पर जाओगे तो पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम का मालिक एक रॉथस्child परिवार। अभी हमारा एक साथी बैठा हुआ था, देखना, मेरे को तो कभी ऐसी बात दिमाग में आई नहीं जो उन्होंने बोली, और मेरे तो दिमाग में क्लिक कर गई। भाई मैंने ये गिलास में पानी भर रखा है, मैं इसको अगर खर्च कर दूंगा, मैंने ये खर्च कर दिया, इसको अब आप भी पी सकते हो क्या? मैंने इसमें से आधा कर दिया, तो आप कितना पी सकते हो या ले सकते हो यूज कर? कितना जो बचेगा वही ना, है ना। जब मैं पैसा खर्च कर देता हूं तो पैसा पैसा ही रहता है। जब मैंने खर्च कर दिया तो खत्म हो जाना चाहिए ना वो, नहीं। मतलब मैंने कमाया 100 रुपया और इनकम टैक्स की स्लैब के हिसाब से 30% दे दिया सरकार को, फिर वो पैसा दे दिया मैंने खर्चा करके इनको, इन्होंने भी कमाया 100 रुपया, वही 100 रुपया कमाया, वही 100 रुपये पे इन्होंने भी दे दिया 30% टैक्स। तो उन्होंने अगले, क्योंकि खुद तो रखेंगे नहीं ना, हम पैसा कमा के तो रखते नहीं ना, हम तो खर्च करते हैं ना गाड़ी में, पेट्रोल में। तो हम गाड़ी के डीजल वाले को देंगे तो डीजल वाले के पास पैसा गया, दुकानदार को देंगे तो किराने वाले के पास उसको गया। तो मतलब हम 100 रुपया देंगे, 30 मेरे से ले लिया, इन्होंने दिया खर्चा किया तो 30 इनसे ले लिया, इन्होंने किया तो 30 इनसे ले लिया, 100 तो ले लिया सरकार ने, 90 तो ले लिया।
फिर 100 रुपए इनको दिया, इनसे 30 और इनसे ले लिया, 120 हो गया। 4 जनों पे खर्चा करते ही 120% हो गया कि नहीं हो गया? 4 जनों, जब मेरा एक नोट या 1 रुपया जब 4 जगह खर्च होते ही 120% टैक्स तो ले लिया सरकार ने, फिर भी वो 100 रुपये बचा हुआ है। कितने पागल है ना आप? नहीं समझे क्या? अरे भाई मैंने 100 रुपए अगर कमाए हैं, उसमें से 30 तो सरकार को दे दिया, मेरे पास तो 70 ही बचा, लेकिन मैं तो खर्चे में काउंट कर रहा हूं उसको। तो जो भाई ये कमा रहे हैं इनके साथ भी हो रहा है, 70 पे भी टैक्स, फिर उस पे भी टैक्स, फिर उस पे भी टैक्स, तो एक टाइम पे तो जीरो हो जाएगा ना वो। अपन जीरो पैसा लेके घूम रहे हैं। नहीं, चलिए इस पर तो फिर कर लेंगे बात। लेकिन पता चले कि यार ये फार्मा कंपनियां भी उनकी, पेट्रोल डीजल कंपनियां भी उनकी, और फर्टिलाइजर भी उनके। अब ऐसा एक काम करते हैं, इनके गांव, इनके घर में फर्टिलाइजर, पहले तो पेट्रोल डीजल वाला सामान लेके आओ, फिर इनके घर में, इनके खेत में जो है वो फर्टिलाइजर्स लाओ, और फिर इनके घर में दवाइयां, हर आदमी दवाइयां खाने वाला होना चाहिए, तब जाके बात करेंगे भाई, तभी तो अगले की दुकान चलेगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब प्लान बनाते हैं ये कि भाई साहब रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि भारत में इन लोगों को बीमार करना असंभव है। असंभव क्यों? एक तो बाहर का कुछ खाते नहीं कि आप कुछ भी मिला के दे दो इनको, अपना खाएंगे अपने हाथ से बनाकर। दूसरा, जिस चीज को भी खा रहे हैं ये अपने हिसाब से खा रहे हैं, वहीं पे बनाकर खा रहे हैं, अपने खेत में उगाकर खा रहे हैं। ऊपर से शारीरिक श्रम भी इतना करते हैं, सारे शरीर की मेहनत कर लेते हैं, पसीना भी निकाल देते हैं। ना इनको डिप्रेशन हो सकता, ना इनको बीमारी हो सकती, ये तो कभी बीमार होंगे ही नहीं, कभी हुए ही नहीं आज तक। तो फिर क्या करें कि भाई ये तो देखो, शरीर को खराब करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके शरीर का यूज करना बंद कर दो। जिम में गया कभी कोई? जिम में कौन कौन गया? लगभग हम लोग गए हैं। नहीं गए हैं तो हमें उसका कार्य प्रणाली मैं आपको बताता हूं। जिम में जब आप जाओगे तो आप अपना उद्देश्य उसको बताओगे कि आपने पेट कम करना है, आपने अपनी टांगे कम करनी है कि मतलब मोटी करनी है, आपको अपने डोले बनाने हैं कि कैसे करने हैं। तो वो क्या कहता है कि जिस चीज पर काम करना है, जिस चीज को आपने शेप में लाना है, उसी पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही ना? ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत बाजू की कर रहे हो और मजबूत कंधे हो जाएंगे। कंधा मजबूत करना है तो कंधे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बाजू मजबूत करनी तो बाजू की, पैर मजबूत करने तो पैरों की, कमर करनी तो कमर की, पेट करना तो इस हिसाब से होगा ना। अब हम यूज करना बंद कर देंगे तो सारी चीजें खत्म, और दिमाग यूज करना बंद कर देंगे या फिर दिमाग जरूरत से ज्यादा थॉट्स ले आएंगे तो डिप्रेशन में जा सकता है, ये चांसेस हैं। तो इसके दो ही रास्ते हैं कि इनका शरीर और इनका दिमाग खाली कर दो, और खाली दिमाग